Okay, so today we are going to discuss about tragedy and its various types. Okay, so let's see tragedy. Okay, tragedy. It's a kind of course, this word tragedy is in general conception. It is being used for a kind of misfortune or something mishappening. Okay, ट्रेजिडी शब्द है जो जिसको एक जनरल भाषा में यूज करते हैं हम लोग, इसको कोई घटना जो अप्रिय हो उसके लिए भी यूज करते हैं, यानी कोई मिसफॉर्चून हो या कोई मिसहैपनिंग हो उसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं ट्रेजिडी। बट यहाँ पे हम लोग लिटरेचर में ट्रेजिडी को यूज करेंगे किसके लिए? प्ले के लिए। ओके, सो प्ले ए काइंड ऑफ प्ले विच हैज अनहैप्पी एंडिंग इज कॉल्ड एज ट्रेजिडी। ओके, ए काइंड ऑफ प्ले which has unhappy ending is called as tragedy. So tragedy में क्या होगा? अंत में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो प्रोटैगोनिस्ट है या जो मेजर कैरेक्टर्स हैं उनके साथ कुछ बहुत बुरा होगा जो कि नहीं होना चाहिए, अप्रिय होगा। जनरली उसमें उनकी डेथ हो जाती है या डिस्ट्रक्शन होता है। डेथ या डिस्ट्रक्शन, मतलब कोई किंग है, अगर उसकी डेथ नहीं हुई, पता चला कि उसका डिस्ट्रक्शन हो गया उसके राज्य का, या कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी उसमें। सो इस तरह के जो प्ले होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रेजिडी। ऑफ कोर्स लेट्स हैव सम इट्स ओरिजिन। बेसिकली विच वी हैव इन रिकॉर्ड, इट वाज स्टार्टेड फर्स्टली इन ग्रीस बेसिकली, जिसको हम यूनान कहते हैं। ग्रीस एक बहुत बड़ा एम्पायर था। इट वाज सो बिग एम्पायर। उसका जो राज्य था उसका मैसेडोनिया कहते थे, मैसेडोनिया। उसे मैसिडोन किंग जो थे बहुत थे पूरे वर्ल्ड में, स्पेशली जो एशिया माइनर कहते हैं, इसको एशिया कहते हैं, इस साइड में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ग्रीस का था और बहुत सालों तक था। यहाँ पे इनके रिकॉर्ड्स पाए जाते हैं। जो ओल्डेस्ट ट्रेजिडीज फाउंड है अब तक के सर्वाइविंग ट्रेजिडीज, ग्रीक राइटर्स हैं, जैसे यूरिपिडीज है, देन सोफोक्लीज है, देन एसिलस है। अरे ये स्पेलिंग है, भूल गया हम तो। ये स्पेलिंग हम मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एसिलस करके है, यूज होता नहीं, कभी लिखे ही नहीं इतना दिन से। एसिलस। सो ये तीन मेजर जो ग्रीक ट्रेजेडियंस हैं जिनका हमारे पास अभी भी कुछ टेक्स्ट सर्वाइविंग है, ठीक है। अराउंड 500 BC, 500 BCE, BC समझते हैं ना, बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट से पहले का जो समय था, उस समय ये इनके यहाँ ट्रेजिडीज लिखी जाती थी। आज भी हमारे पास जो यूरिपिडीज के पीरियड टाइम का है या ये सोफोक्लिस के टाइम, इनके राइटिंग्स अभी भी अवेलेबल हैं कुछ। इन द स्टार्ट दिस वर्ड केम विद द वर्ड ट्रेगोडिया, ठीक है, ट्रेजोडिया। इस वर्ड से बाद में ट्रेजिडी वर्ड आया है। इसकी मीनिंग होता है ही गोट। ओके, ही गोट, या समटाइम्स इट इज, सॉरी, ही गोट नहीं, गोट सॉन्ग। ओके, गोट सॉन्ग, इसकी मीनिंग, ट्रेजिडी का मतलब है यहाँ पे जो वर्ड इसका ओरिजिन था ट्रेजेडिया वर्ड से, इसकी मीनिंग होती है गोट सॉन्ग। यहाँ पे दो कंफ्यूजन मतलब होता है, एक तरह से कहा जाए कि दो स्पेकुलेशंस है राइटर्स का कि ये जो गोट सॉन्ग है ये एक डांस फॉर्म होता था, डांस में गाने गाए जाते थे। इसके बाद ये नहीं समझ में आता है क्लियर एग्जैक्टली कि उसमें गोट को प्राइज दिया जाता था या गोट को अवार्ड किया जाता था, उसकी प्रेज में जो उसके गाने गाए जाते थे वो है, या गाने गाने के बाद उस बकरे का मतलब जो गोट होता था उसकी सेक्रीफाइस कर दिया जाता था।
ये क्लियर नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है। ये स्पेलिंग सही है, AEC HY AESCHYLUS एसिलस, प्लीज करेक्ट इट, ओके। बाकी सही है, ठीक है। सो एसिलस, सोफोक्लीज और यूरिपिडीज को याद करने का बहुत आसान तरीका है, समुद्र याद रख लीजिएगा, याद कर लेंगे, ठीक है। सी, हाँ, नहीं से भूल जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आते हैं वापस, ये एक गोड सॉन्ग वर्ड से निकला है, जो ट्रेजेडी वर्ड है, इट केम विद दिस वर्ड, ग्रीक वर्ड, जिसकी मीनिंग होती है गोड सॉन्ग। अब यहाँ पे दो तरीके का निष्कर्ष निकलता है कि जो गोट है, एक डांस होता था, मतलब एक कोरस डांस होता था, ठीक है, पब्लिक इकट्ठा होती थी। एक्चुअल में वहाँ एक गॉड है, उसका नाम है डायोनिसस, डायनोसस, ठीक है, डायनोसस। ये वाइन गार्ड है, वाइन गार्ड, वाइन एंड फर्टिलिटी गार्ड कहते हैं इसको, ठीक। मतलब आप देखेंगे तो बहुत सारे कल्चर में ऑलमोस्ट गार्ड का वो स्ट्रक्चर सेम मिलेगा, इंडिया में भी पाए जाते हैं। भैरव बाबा का नाम सुने हैं? अब यहाँ का पता नहीं मुझे, बनारस में एक मंदिर है काल भैरव जी का, वहाँ पे शराब चढ़ाई जाती है, ठीक है। तो ये वही गार्ड है यहाँ पे, वाइन गार्ड। तो इनकी प्रेज में एक कोरस होता था और लोग उसमें प्रे करते थे फॉर द फर्टिलिटी, कि हमारे देश में उन्नति हो, लोगों की उन्नति हो, ऐसा मतलब देश विकसित रहे, विकासशील हो, या इस तरह की चीजें, उसके लिए फर्टिलिटी के लिए। यहाँ से ये वर्ड निकल कर आया है, जो बाद में ट्रेजेडी बन गया। अब ये क्लियर नहीं है उसमें कि इसमें जो गोट था उसको बाद में डांस के बाद काट दिया जाता था, यानी सेक्रीफाइस कर दिया जाता था, स्पिरिचुअल सेक्रीफाइस दिया जाता था उसको, या उसको कुछ प्रेस किया जाता था, अवार्ड किया जाता था, क्लियर नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द राइटर्स एज्यूम दैट दीज ही गोट्स वेयर सेक्रीफाइस्ड, ठीक है, मतलब उनके बाद में बलि दे दी जाती थी, ठीक है। तो ऐसा मानना है, बट क्लियर नहीं है एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। बट बहुत सारे राइटर इसी बात को मानते हैं कि हाँ, ये जो गोट सॉन्ग होता था, मतलब जो कोरस होता था, उसके बाद उस बकरे को बलि दे दी जाती थी इन द प्रेज ऑफ डायोनिसस, ठीक है, इस गॉड के लिए, जो कि गॉड है वहाँ का, वाइन एंड फर्टिलिटी गॉड है। इसके प्रेयर में ये चढ़ाया जाता था। इंडिया में बहुत जगहों पर आप देखेंगे तो बकरा का बलि दिया जाता है, भेड़ और बकरे की बलि दी जाती है, अभी भी है, ठीक है, बहुत जगहों पर है। हालांकि उसका एक्चुअल रिजल्ट क्या है मुझे नहीं पता है, ना ही से कोई साइंटिफिक एविडेंस है कि नहीं इतने लोगों ने बलि दी तो ये इच्छा थी तो इसका फल मिला, ये ठीक है, क्लियर नहीं है। बट ये प्रथा स्टिल इट इज देयर इन इंडिया इन सम पार्ट्स, ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया ओरिजिन। सो अराउंड 2500 years बैक ट्रेजेडी वाज स्टार्टेड, ओके। ट्रेजेडी का जो लिखना था ये तो सर्वाइविंग है, इससे माना जाता है कि इनसे भी 500 साल पहले लिखे गए थे अराउंड वहां पे। बट एक होता है ना, एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉर्म, उस तरह का नहीं था, जिगजैग था सब, मतलब अनएक्यूमुलेटेड था, क्लियर नहीं था। इट केम इनटू लाइट विथ अ बुक व्हिच वाज रिटन बाय अरिस्टोटल, अरस्तु नाम सुने होंगे, ओके। अरस्तु हिंदी में अरस्तु कहते हैं, अरिस्टोटल इंग्लिश में। अरिस्टोटल ने एक बुक लिखी पोएटिक्स, ठीक है, आप चाहें तो ये बुक है, देख सकते हैं, ठीक है, पोएटिक्स। वैसे गूगल पर भी अवेलेबल है, 30-40 पन्ने का है, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टाइम एक ऑथेंटिक बुक लिखी गई जिसमें ट्रेजेडी को डिफाइन किया गया प्रॉपरली। इससे पहले ट्रेजेडीज लिखे जाते थे, या जो ट्रेजेडी होती थी ड्रामेटिक फॉर्म होता था या लिटरेरी फॉर्म था, वो अवेलेबल था, बट एक उसका स्पेसिफिक वो नहीं था कुछ,
स्ट्रक्चर कि हाँ एग्जैक्टली यही कहा जाए कि इसको ट्रेजेडी कहा जाए, ये मान लेते थे जिसमें इंड है वही ट्रेजेडी है, मतलब अनहैपनिंग इंड है, अनहैप्पी इंड है उसको ट्रेजेडी कहेंगे। बट अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी शब्द को डिफाइन किया एक प्रॉपर डिफिनीशन दे करके, एंड दैट डिफिनीशन स्टिल वर्क्स। ओके, सो यहां पर एक चीज और जान लीजिए, जो अरस्तु थे हिज गुरु वाज प्लेटो। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। प्लेटो के गुरु कौन थे? सॉक्रेटिस, सुकरात। सुकरात जी का नाम सुने हो? नहीं, ऐसी धिक्कार है, सुकरात का नाम नहीं सुने? हाँ, सुकरात को जहर देके मारा गया है ऐसा कहा जाता है, ठीक है। उनके बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्यों मारा गया, कैसे मारा गया, सही था नहीं था, बट वी रीड सुकरात, ठीक। उनकी जो फिलोसॉफी है उसको भी फॉलो करते हैं, मानते हैं लोग, उनको सब लोग मानते हैं। तो सॉक्रेटिस के जो चेले थे प्लेटो थे, ठीक है। एरो गलत तो नहीं बना दिए हैं, ऐसे ले आओ, ठीक है, ऐसे, ठीक। सॉक्रेटिस के चेला प्लेटो, प्लेटो के चेला थे ये अरिस्टोटल, ठीक है, यानी डिसाइपल थे ये। यहाँ पे प्लेटो ने एक बुक लिखी थी, ठीक है, रेटरिक करके, रेटरिक। इस बुक में उन्होंने कुछ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किया था। लिटरेरी क्रिटिसिज्म का मतलब जो लिटरेचर से रिलेटेड चीजें लिखी गई थी उसका एक एनालिसिस, ओके, क्रिटिसिज्म लिखा। उस क्रिटिसिज्म में उन्होंने पोएट्री के बारे में जो लिखा, ही गेव हिज थ्योरी ऑफ इमिटेशन। प्लेटो ने एक थ्योरी दिया जिस थ्योरी को कहा गया थ्योरी ऑफ इमिटेशन। मतलब उनकी नजरों में कि व्हाट इज पोएट्री, स्पेशली एपिक पोएट्री, जो बड़े बड़े महाकाव्य टाइप लिखे जाते थे उसके बारे में उन्होंने कहा इट्स नथिंग बट ए मियर इमिटेशन। तो उनकी जो थ्योरी थी, इमिटेशन थ्योरी कही जाती है या थ्योरी ऑफ इमिटेशन कहते हैं, मतलब कॉपी करना। तो ये उनकी नजर में लिटरेचर क्या है? एक कॉपी है, नकल है, ठीक है। और इन्होंने ये भी लिखा थ्योरी ऑफ इमिटेशन में कि पोएट्री इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। पोएट्री इज या इमिटेशन इज बेसिकली, पोएट्री को इमिटेशन कहा उन्होंने, इमिटेशन इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, ठीक है। एक और लाइन उन्होंने कहा था, हालांकि इससे ज्यादातर लोग इत्तेफाक नहीं रखते ठीक से, बट स्टिल इट इज देयर। ही सेड दैट पोएट्री इज मदर ऑफ ऑल लाइज। मतलब इनका मानना है कि जो पोएट्री है आप उसमें सत्यता न खोजें, इट हैज नो प्रॉपर रेलिवेंस विद द ट्रुथ, ठीक है। यानी जो पोएट्री लिखी गई है, स्पेशली एपिक पोएट्री, महाकाव्य, जो बड़े बड़े काव्य महाकाव्य लिखे जाते थे उस समय, सो इन्होंने एपिक पोएट्री को लेकर के एक अपनी थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ इमिटेशन। थ्योरी ऑफ इमिटेशन क्या है? जैसे कोई चीज के बारे में देख करके लिखना है, सपोज एक अच्छा बिल्डिंग देखा या एक अच्छा नेचुरल प्लेस देखा उन्होंने, उसके बारे में पोएट्री लिखनी है या पेंटिंग बनानी है। ये थ्योरी ऑफ इमिटेशन उनकी पेंटिंग को भी लेकर के था। अब आपने उसको देखा, अब उसको देखने के बाद अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट किया, यहाँ पे मेंटल स्क्रीन पे आपने एक इमेज क्रिएट किया। अब उस इमेज को फिर आप वापस पन्ने पे आइदर इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग और इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग आपने फिर उसको किया। तो इन्होंने इसी को कहा कि इट इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम द रियलिटी। एक्चुअल में रियल थिंग ऑब्जेक्ट वो है, जो नेचुरल ऑब्जेक्ट था वो रियल है, अब उसका एक इमेज बनाया अपने दिमाग में, फिर अपने दिमाग में जो इमेज है उसी इमेज को वापस कॉपी किया। तो इसी को उन्होंने कहा थ्योरी ऑफ इमिटेशन, एंड दैट्स व्हाई ही सेड दैट पोएट्री इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। एक्चुअली एग्जैक्टली पोएट्री शब्द नहीं, उन्होंने इमिटेशन कहा है, इमिटेशन इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, और पोएट्री इज मेयर इमिटेशन। तो बात वही है, पोएट्री क्या है? मेयर इमिटेशन है, मतलब एक इमिटेशन है वो, ठीक है, छाप है, नकल है। और दूसरा लाइन ये भी उन्होंने बोला था, इट इज मदर ऑफ ऑल लाइज। हालांकि ये चार्जेस
बहुत ज़्यादा स्वीकार नहीं रहे हैं कि सारे झूठे लिखा गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट उनका मानना है, कहने का उनका अर्थ ये है कि अगर आप किसी लिटरेचर में पढ़ने के बाद, एपिक पोएट्री को पढ़ने के बाद आप उसमें नहीं उसकी ट्रुथनेस को लेकर के डिबेट करें तो मूर्खता होगी। आप उसको पढ़िए, एंजॉय कीजिए, उसमें सत्यता न ढूंढिए, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जितनी एपिक पोएट्री लिखी गई है, एपिक्स हैं, उसी को सत्य मानते हैं, बाकी को सत्य नहीं मानते हैं। प्रैक्टिकली ये है, तो प्रॉब्लम यहाँ पर है। बट इन्होंने बहुत पहले कहा था, इट इज मदर ऑफ ऑल लाइज। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है। अरस्तु ने बहुत सारी किताबें लिखी थी। अरस्तु के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ जानकारी बता दें, बाकी किसी दिन अच्छे से और डिटेल में बता देंगे। ये ग्रीस में थे, ठीक है, एकदम सी शोर पे इनका होम टाउन था, स्टेगिरा, ठीक। ये एक लोकेलिटी थी जो कि सी शोर पे, एकदम सी शोर पे है, ठीक है। यहाँ पर है, इनकी बहुत चाइल्डहुड में इनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। ये यहाँ से मूव करके चले जाते हैं एथेंस। एथेंस में प्लेटो की एकेडमी चलती है। प्लेटो की एकेडमी है, उसका नाम है एकेडमी। प्लेटो की जो एकेडमी चलती थी, पढ़ाने का जो शिक्षण केंद्र था, उसका नाम था एकेडमी। तो प्लेटो की एकेडमी ज्वाइन करते हैं और लगभग प्लेटो के अंडर में उन्होंने बहुत सारी शिक्षाएं ली एंड ही वर्कड एज ए टीचर देयर आल्सो। तो 20 सालों तक वहाँ पे उन्होंने काम किया, ठीक है। उनकी बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ी। फिर जो मैसेडोनिया का किंग था, फिलिप सेकेंड, ठीक है, ये अपने बेटे को ट्यूशन दिलाने के लिए या ट्यूटर एज ए टीचर रखने के लिए अरिस्टोटल को वापस इनवाइट किए यहाँ पे, मतलब अपने यहाँ बुलाए, इनवाइट किए। तो ये मैसेडोनिया यानी एथेंस से वापस मैसेडोनिया चले आए। फिलिप II का जो बेटा था उसको पढ़ाने के लिए। फिलिप II का बेटा कौन था? हाँ, इसका नाम सुने? कौन है ये? अलेक्जेंडर, सिकंदर, ठीक है। तो सिकंदर को पढ़ाने के लिए चले आए इसके यहाँ और 8 सालों तक लगभग इसको पढ़ाया लिखाया। तो सिकंदर का गुरु कौन? अरस्तु, ठीक, अरिस्टोटल। सो ऐसे इनकी लाइफ रही है। इसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। ही वॉज बॉर्न इन 384 BC और डेथ होती है 322 BC, ठीक। BC समझते हैं ना? अगर आप एक टाइम लाइन ऐसे बना लीजिए, यहाँ पे BC को 0 मान लीजिए, ठीक है, मतलब ये सॉरी क्राइस्ट को मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। इसके इधर वालों को हम लोग क्या कहते हैं? AD, और इधर वाले को BC। कई जगह BCE लिखा मिलेगा, बिफोर क्राइस्ट एरा, ठीक है। AD का मतलब है एमनो डोमिनी, ठीक है, या CE लिखा मिलेगा। CE का मतलब है कॉमन एरा, जो इसमें प्रेजेंट में चल रहा है। हम लोग बोल देते हैं ना सन 2024 चल रहा है या 2020 चल रहा है, इस तरह से, तो कॉमन है, तो इसको कॉमन एरा कहते हैं। CE लिखा मिलेगा। और इससे पहले मान लीजिए कि 100 का हम लाइन लगा दें ऐसे, ठीक है, तो 384, 384, 100 यहाँ हो गया, 200 यहाँ हो गया, 300 यहाँ हो गया, ठीक है, 400 यहाँ हो जाएगा। 384 कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा लगभग, है ना। और 322, 22 यहाँ, यानी इस पीरियड में यहाँ पर पैदा हुआ और यहाँ पे डेड हो गया, ठीक है। यहाँ पे पैदा हुआ, ठीक है, और यहाँ डेड। यानी BCE का मतलब हम ज्यों-ज्यों इसकी संख्या घटती जाएगी वाली, हम यानी क्राइस्ट के नज़दीक पहुँचते जाएंगे, 0 के नज़दीक पहुँचते जाएंगे। तो लगभग आप देखें कि 384 BC पहले उनकी जन्म हुआ था अरस्तु का, इसके बाद हुआ, ठीक। यानी इसी बीच में उन्होंने जो कुछ लिखा पढ़ा लिखा है, ठीक। इनकी बहुत सारी बुक्स फेमस हैं, जैसे एक तो पॉलिटिक्स हो गया, एक फिजिक्स के ऊपर बुक लिखा है, उसका नाम है फिजिक्स, ठीक। एक मेटाफिजिक्स लिखा है, वो भी है। एक एपिस्टेमोलॉजी के ऊपर लिखा है। तो इस तरह से बहुत सारी बुक्स हैं। उनकी जो बुक्स हैं आज भी बहुत सारी अवेलेबल हैं। पॉलिटिक्स आपके सामने ही है, ठीक है। हम इसको किस लिए लाए हैं? क्योंकि जो प्रॉपर डिफिनीशन ट्रेजेडी के दिया हुआ है, पहली बार किसी ने दिया है तो वो अरिस्टोटल ने दिया है अपनी किताब पॉलिटिक्स में, ठीक।
आई होप यहां तक क्लियर है। ओके, सो पोएटिक्स, इसमें देखो 26 चैप्टर्स हैं टोटल, ठीक है, टोटल 26 चैप्टर्स आर देयर। इन चैप्टर 6 ट्रेजेडी के बारे में लिखा गया, ट्रेजेडी डिफिनेशन दिया गया है। ट्रेजेडी ये एमसीक्यू में कई बार आता है, टीजीटी पीजीटी वगैरह में, तो आप वहां पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ट्रेजेडी की डिफिनेशन, तो आप डिफिनेशन लिख लीजिए, फिर हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। लिखिए, ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन that is serious, tragedy is an imitation of an action that is serious, complete and of a certain magnitude, in a language embellished with each kind of artistic ornament, each kind of artistic ornament, the several kind being found, the several kind being found in the play, यही है ना, the several kind being found, found in separate parts इधर मिटाना पड़ेगा, ओके। The several kind being found in separate parts of the play in the form of action, not narration, चाप खत्म हो गई, through pity and fear, effecting the proper purgation of emotions. Okay, this is the authentic definition of tragedy given by Aristotle. चैप्टर 6 में दिया गया है, यहाँ से यहाँ, ओके। ये आपको एकदम रट गोट लेना है। ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन that is serious, complete and of a certain magnitude,
in a language embellished with each kind of artistic ornament, the several kind being found in the separate parts of the play in the form of action, not narration, through pity and fear, effecting the proper purgation of these emotions. Purgation of these emotions. ओके, ये डिफिनेशन है। आपसे वाइवा में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी गिवन बाय अरिस्टोटल। ठीक है, कहीं भी जाएंगे वाइवा में यही पूछा जाएगा। अगर आपने जरा सी भी ट्रेजेडी की बात की तो सबसे पहले डिफिनेशन पूछा जाएगा और यही। ओके, अब देखिए एक एक चीज समझिए ध्यान से यहाँ पे। व्हाट इज ट्रेजेडी? ओके, करेक्ट, ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन। सो पोएट्री इज ऑलरेडी an imitation, it is told by Plato and he also says that it is an imitation. हाँ, एक बात और बता दें कि जो प्लेटो ने कहा था कि पोएट्री एक इमिटेशन है, इनके जो 26 चैप्टर्स हैं, ठीक, शुरू के चैप्टर में उन्होंने इमिटेशन क्या है उसके बारे में बात किया है। इमिटेशन क्या है, उसके ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन क्या होना चाहिए, मैनर ऑफ इमिटेशन क्या होना चाहिए, ठीक है, मीडियम ऑफ इमिटेशन क्या होना चाहिए, ये सारा चीज डिस्कस किया इन्होंने शुरू के 5 चैप्टर में। ठीक है, तो इनके जो थॉट्स हैं इमिटेशन को लेकर के बहुत अलग नहीं हैं प्लेटो से। हाँ, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं मैनर में, डिक्शन में, इन सब को लेकर के। ठीक है, सो लेट्स सी हियर, ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन। ठीक, ये इमिटेशन है किस चीज का? ऑफ एन एक्शन, एक्शन का है। एक्शन कैसा होना चाहिए? दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ ए सर्टेन मैग्नीट्यूड। ठीक है, मतलब जो एक्शन है, यानी जो वहाँ पे कार्य हो रहा है वो बहुत सीरियस होना चाहिए, नहीं छिछोरी हरकत नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे सीरियस होना चाहिए। ओके, सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ ए सर्टेन मैग्नीट्यूड। ठीक, अब आगे क्या करें? इन ए लैंग्वेज एम्बेलिश्ड विद ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट। आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट क्या होता है? आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट किसे कहेंगे? जो आपके लिटरेरी डिवाइसेस जो पढ़ाए गए थे, ठीक, कोई चीज प्रोज में कही गई होगी, कोई कपलेट्स में होगी, कोई अलग अलग मीटर्स में होगा। ठीक है, तो ये जितने आपने पढ़ा अभी, पिछले साल पढ़ा अभी 2-3 महीने पहले ही, ठीक है, तो जितना आपने पोएटिक डिवाइसेस यूज किया था सारे का यहाँ पे दिमाग लगा देना है। सारे स्टेंजा, फॉर्म, मीटर, राइम, रिदम, सारा कुछ, ये सारा चीज आपको किस में आ जाएगा? आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट में। ठीक है, इन ए लैंग्वेज embellished with each kind of artistic ornament, the several kind being found in the separate parts of the play। यानी जो आप डिफरेंट डिफरेंट यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि सारा दिमाग एक पैराग्राफ में लगा दिए, मतलब एक ही स्टेंजा में लगा दिया, ऐसा नहीं है। अलग 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 जगह पाए जाएंगे। कोई टेट्रामीटर में होगा, कोई हेक्सामीटर में होगा, कोई कपलेट्स में होगा, कोई 4 लाइन स्टेंजा में होगा, 6 लाइन में होगा। ठीक है, कोई सलिलकी होगा, कोई कुछ अलग अलग होगा। आप लोग सारे पढ़े हैं। ठीक है, ये लोग माइनर के, ये लोग शायद नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी इससे पहले पढ़ा था, पूरी पोएटिक डिवाइसेस हमने पूरी पढ़ाई थी अच्छे से। तो उस सारा उसका ये यहाँ पे यूज कर देना है, मतलब ऐसा नहीं कि सारा यूज हो जाए, जितना अधिक से अधिक यूज कर सकें। करा द सेवरल काइंड बीइंग फाउंड इन द सेपरेट पार्ट्स ऑफ द प्ले इन द फॉर्म ऑफ एक्शन, नॉट नरेशन। ठीक है, यानी जो आपने लिखा है वो एक्शन में भी दिखना चाहिए। ठीक है, तो उसी के केवल बोलने से ही नहीं है। अब आपने बोल दिया कि वो बहुत बड़ा बलशाली था, अब करेक्टर को प्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी हाइट 4 फीट, वजन 45 किलो, कितना आपको फील आएगा कि हाँ बहुत बड़ा बलशाली रहा होगा। मान लीजिए किसी करेक्टर के बारे में डिस्क्राइब किया गया उसमें कि बहुत बड़ा, बहुत बलशाली था वो। ठीक है, अब उसकी जो डिस्क्रिप्शन, फिजिकल डिस्क्रिप्शन दिखा रहे हैं कि उसका वजन 45 किलो और हाइट 4.5 फीट, तो फीलिंग ही नहीं आएगी कि ये बहुत बलशाली हो सकता है। ठीक है, तो जो लिख रहे हैं वो एक्शन में भी आए, दिखना चाहिए। तो इसी तरीके से आपको, यानी जो आपने पता चला फिगर ऑफ स्पीच लगा करके उसकी बहुत बड़ाई कर दी, लेकिन एक्शन में दिख ही नहीं रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही चीज है बैलेंसिंग का यहाँ पे। नॉट नरेशन कहता थ्रू पीटी एंड फियर, थ्रू पीटी एंड फियर इफेक्टिंग द प्रॉपर परजेशन ऑफ दीज इमोशंस। अब यहाँ पे एक नया टर्म आपको मिला है यहाँ पे, ये परगेशन। परगेशन का मतलब होता है शुद्धिकरण, हिंदी में कहते हैं हृदय शुद्धिकरण। ठीक है, हृदय शुद्धिकरण। अब हिंदी लिखो तो इंग्लिश में लिख लो रिलीज ऑफ इमोशंस।
ठीक है, रिलीज ऑफ इमोशंस। ठीक, जब कोई ट्रेजेडी हो रही है तो जो ऑडियंस है वो धीरे धीरे एकदम मतलब उससे बधता चला जाएगा, मतलब उसको एक लगेगा अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसा उसके अंदर फीलिंग आएगी और उसके अंदर एक फियर भी बना रहेगा, अब क्या होगा पता नहीं। ठीक है, तो ये जो फीलिंग आती रहेगी कि आएगा पीटी और फियर के माध्यम से आपके अंदर। लेकिन ऐसा ना हो कि आप लास्ट पे छोड़ देगा राइटर, आप रास्ते पर सोचते रहे क्या हुआ, पता लगा रात को देख गए नींद नहीं आई रात भर सोचते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि इसको रिलीज करना है। रिलीज किसके माध्यम से होगा? परजेशन ऑफ दीज इमोशंस के थ्रू। ठीक है, यानी जो आप एक्शन कर रहे हैं लास्ट में जाकर के उसका एक कंक्लूजन निकलना चाहिए। ठीक है, ताकि हृदय का परिवर्तन हो जाए वहां पे। आप देखोगे बहुत सारे मूवीज छोटे रहे होंगे, ठीक है, स्पेशली 3, 4, 5 में पढ़ते रहे होंगे तो ठीक है, कोई मूवी देखते थे तो हीरो के साथ बड़ा अटैच हो जाता था। ठीक है, ऑडियंस मतलब छोटे बच्चे रहे होंगे, जब आप हीरो को अगर कोई गुंडा पीट दे तो मतलब लगता है तो उसको नहीं पीट रहा है, हमें पीट रहा है, ऐसा फीलिंग आती है। ठीक, और हीरो जब मारता था तो अपने अंदर जोश आ जाता था, है ना, ऐसा रहा होगा फीलिंग। क्यों? आप उसके साथ इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते थे, इसलिए। ठीक है, फिर अब बड़े हो गए तब कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता चला सब झूठ है इसमें जो है। ठीक है, तो इसमें सब झूठ दिखाया जा रहा है, तो ऐसी आपको लगता है। तो ये जो इमोशंस आपके अंदर जनरेट हो, दैट इमोशन शुड बी रिलीज्ड, तभी वो ट्रेजेडी प्रॉपर होगी, नहीं तो नहीं होगा। ये जो डिफिनेशन दिया है अरस्तु ने अभी तक मानी जाती है और इसको फॉलो किया जाता है। ठीक है, हालांकि बहुत सारे वेरिएशंस हो गए हैं आज की तारीख ड्रामा में, जो प्योर ट्रेजेडी है इन दैट इट इज बीइंग फॉलोड। ओके, so once again, tragedy is an imitation of an action that is serious, complete, and of a certain magnitude in a language embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in separate part of the play in the form of action, not narration, effecting through pity and fear, effecting through इफेक्टिंग द प्रॉपर परजेशन ऑफ दीज इमोशंस। ठीक है, यानी जो इमोशंस आपके अंदर पीटी एंड फियर है, अब ट्रेजिक सीन देखेंगे तो पीटी और फियर आएगा, या तो डरेंगे या तो दया आएगी, यही दो चीज हो सकता है। ये इमोशंस रिलीज हो जाए लास्ट में। ठीक है, तो ये डिफिनेशन अरस्तु ने दिया हुआ है। ठीक है, सो आई होप दिस इज सफिशिएंट फॉर द डे। ठीक है।